नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन, और धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन में ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। हमने इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, मुस्लिम आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन पढ़े और ये अंतिम वीडियो है। यहाँ पर हम लोग आंदोलन नहीं, यहाँ पर हम लोग सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे, धार्मिक नहीं। धार्मिक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो टॉपिक 19वीं सदी के धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत शानदार टॉपिक है। ये ख़त्म होने वाला लास्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कल से स्टार्ट होगा, और वो टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। उसी में राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे, नरम दल, गरम दल पढ़ेंगे, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, धीरे धीरे गांधी युग पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल से स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत शानदार टॉपिक होगा। कल से आप जरूर जुड़ें इस चैनल से भी, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नहीं किया है तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की क्लास कल से स्टार्ट होगी। लेकिन आज की अंतिम वीडियो इस टॉपिक की, धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन की, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की है कि फैक्ट वाली बातें इसमें रखूं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं, लेकिन बहुत फैक्ट रखूँगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। कम समय में बहुत वैल्यूएबल चीज़ लेने वाले हम लोग। बात करेंगे कौन से आंदोलन पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सामाजिक आंदोलन, ठीक है। धार्मिक आंदोलन हमने पढ़ लिए थे, लेकिन आज हमको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन, ठीक है। ये अंतिम वीडियो है इस टॉपिक का। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सती प्रथा पढ़ेंगे। अच्छा, सामाजिक आंदोलन क्या था? समाज में सुधार हुए, धर्म में सुधार हुए थे, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, पारसी धर्म में। लेकिन अब यह है कि समाज में जो सुधार हुए, समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो कुप्रथा थीं, उनको जो दूर किया गया, कैसे दूर किया गया, और कौन कौन सी समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थीं, वही सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। समाज के लिए किए गए आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। उनमें पहला आंदोलन हमारा क्या है? हमारा है सती प्रथा। बात करेंगे सती प्रथा की। सती प्रथा की चर्चा मैंने राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज में कर ली थी, और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर सती प्रथा की बात करें कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, सबसे पहले ये चर्चा कहाँ मिलती है कि सती प्रथा जो है किस इंसान की, यानी किस पत्नी की गई, तो अगर देखा जाए तो प्रथम अभिलेख है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहा जाए कि अभिलेख के रूप में पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। गुप्त शासक भानुगुप्त, गुप्त शासक भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में, ठीक है, ऐरण अभिलेख में। तो गुप्त शासक भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है सबसे पहली बार सती प्रथा का। मतलब मित्र जो थे भानुगुप्त के, गोपराज, और गोपराज की पत्नी सती हुई थी, ठीक है। तो गोपराज की पत्नी की सती के रूप में पहला जो है उल्लेख मिलता है कहाँ पर? ऐरण अभिलेख में, गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया, रोक किसने लगाई? अगर बात करें सबसे पहले प्रतिबंध की, तो कश्मीर शासक सिकंदर ने सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी, याद रखना, कश्मीर के शासक सिकंदर ने। इसके बाद मुगल शासक अकबर साहब ने भी इस पर जो है रोक लगाई, और कुछ पेशवाओं ने भी इस पर रोक लगाई सती प्रथा को। आप सोच रहे हैं ये इतने पुराने टाइम से रोक लग रही थी, फिर ख़त्म क्यों नहीं हुई? कोई भी प्रथा आसानी से ख़त्म नहीं होती, वक्त लगता है उसमें, ठीक है। और इतनी चकड़ लेती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कोई भी बुराइयाँ, कि आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये उसी लत की तरह है, जैसे नशे की लत होती है, आराम से पीछा नहीं छूटती, वैसे ही लत हुआ करती थी। इसलिए कोशिशें लगातार चली, और कई सालों के बाद, कई लोगों के प्रयास के बाद इस सती प्रथा का अंत हुआ। और देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये मैंने पढ़ाया भी आपको, ठीक है। जब मैंने आपको यूरोपियों का आगमन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि जो पुर्तगाली गवर्नर था वो क्या करते थे, वो शादी कर लिया करते थे यहाँ के लोगों से, है ना, ताकि यहाँ पे रहने का एक मौका मिल जाए। और उसी दौरान अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ये प्रथा को बंद किया, जो 1509 से 1515 के टाइम में। तो ये भी पूछ सकता है किस पुर्तगाली ने सती प्रथा को बंद किया या प्रतिबंध लगाया, तो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके अलावा फ्रांसीसी ने चंद्रनगर जो है, फ्रांसीसी ने जब कब्जा किया था, चंद्रनगर एक हिस्सा था बंगाल से उधर को, तो उसमें भी जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ये रोक लगाई गई थी उस काल में, लेकिन कुछ जगह पर रोक लगी, पूरे देश में रोक नहीं लग पाई। जो सबसे सतर्क, सबसे बढ़िया प्रयास जो हुआ वो देखते हैं।
अच्छा, प्रयास अंग्रेजों ने भी किए, कॉर्नवालिस ने भी जो है प्रयास किया, मिंटो ने भी प्रयास किया और हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किया। इन तीनों ने प्रयास किया, कोशिश की, और कोशिश की थोड़े थोड़े जगह पर रोक लगाई भी, लेकिन पूरे भारत में नहीं लग पाई। सबसे बेहतरीन प्रयास, सबसे बड़ा प्रयास आपको पता ही है, मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, 19वीं सदी आते आते राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका थी जो बंगाली भाषा में लिखी हुई थी, उस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी। ये पूछा जाता है, पत्रिका कौन सी थी? संवाद कौमुदी। उसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उस किताब, उस पत्रिका के जरिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया या उस पर आपत्ति जताई। और उसकी आपत्ति का एक कारण और भी था, आपको पता ही है, उनकी भाभी, ठीक है, अलका मंजरी, इनकी भाभी सती हुई थी, और भाभी सती होने के बाद इनको सती प्रथा पूरी तरह समझ में आई और बहुत ज़्यादा उसको पीछे पड़ गए और बंद करा के माने। और बंद किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक ने। साहब किसने? विलियम बेंटिक ने। 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया। नियम कौन सा था? 17। एक बात याद रखनी है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से नियम के तहत सती प्रथा बंद हुई? नियम 17 के तहत सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। ठीक है, तो ये बात कहानी रही सती प्रथा की कि कब से पहली बार उल्लेख कहाँ मिला, कैसे कैसे प्रयास किए गए, और अंत में जाकर 1829 में ये पूरी तरह से बंद हो गई। मैं इससे पहले सती प्रथा बता चुका हूँ राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की वीडियो में, तो ज़्यादा चर्चा इस पर और करेंगे भी नहीं। अगली बात करते हैं। अगली एक सामाजिक बुराई थी, वो थी कन्या हत्या या शिशुवध। अच्छा, कन्या हत्या शिशुवध में जो है कन्या को भार समझा जाता था, आर्थिक भार समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। ठीक है, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या होती भी है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है इस पर जोर दिया जाता था। और खासकर ये प्रथा थी ना 2 जगह, एक तो बंगालियों में और एक राजपूतों में। दो लोगों में, बंगालियों और राजपूतों में ज़्यादा थी। वहाँ उनको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए थी। ठीक है, और एक बहुत, देखो, एक ऐसा उल्लेख मिलता है जो दिल को झकझोर देता है। मैंने पढ़ा तो मैं भी एकदम से स्तब्ध रह गया। क्या? कि महाराजा रणजीत सिंह के जो बेटे थे दिलीप सिंह, रणजीत सिंह साहब शायद आपको याद हो, और ना याद हो तो याद रख लेना, रणजीत सिंह वो व्यक्ति थे जिनके पास कोहिनूर हीरा भी आया था। फिर उसके बाद उनके बेटे दिलीप सिंह के पास बचा, और दिलीप सिंह के पास लॉर्ड डलहौजी ने ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने फिर कहाँ पहुँचा दिया? इंग्लैंड पहुँचा दिया, महारानी को दे दिया था, है ना। तो वही बेटे दिलीप सिंह ने एक बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने ये उल्लेख किया है अपने जो है किताब में कि जो है मेरी बहनों को, किसकी? दिलीप सिंह की बहनों को जिंदा बोरियों में रखकर नदी में फेंकवा दिया गया। ये थी कन्या हत्या, जिंदा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिलीप सिंह ने भी खुद लिखा था। तो एक बहुत खासकर राजपूतों में, क्योंकि राजपूतों में क्या रखता था यार, राजपूत तो लड़का हो जो साम्राज्य को संभाले, लड़की क्या हो। राजपूतों में ये रहता भी है अधिकतर, है ना। ऐसे ही बंगालियों में रहा करता था। ये 2 जगह ज़्यादा प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। प्रयास की बात करें तो 1804 में बेलेजली के समय शिशु हत्या पर रोक लगाई गई, और रोक कुछ इस तरह से बताई गई कि बेलेजली ने यह कहा कि भैया शिशु हत्या जो करना है वो साधारण हत्या के बराबर ही है। अगर आप जैसे आप नॉर्मल आदमी किसी को मारते हो, ठीक वैसे ही शिशु को मारना, उतनी ही सजा मिलने वाली है, कम नहीं है। आप सोचो भ्रूण हत्या छोटी मोटी सजा होगी, नहीं थी। ऐसा बेलेजली ने 1804 में उसको बराबर सेम हत्या के बना जैसे एक साधारण हत्या होती है। प्रयास किए तो 1828 से 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। साहब देखो, विलियम बेंटिक ने कई सुधार कर दिए। एक तो ये कर दिए, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, इसमें भी इनका योगदान था, कन्यावध पर भी। और इन्होंने राजपूताना एरिया में रोक लगाई, सबसे खास बात थी। राजपूतों के क्षेत्र में लगा दिया, भाई राजपूत ज़्यादा करते हैं इस बात को कि शिशु हत्या, कन्या हत्या करते हैं, उनके एरिया पर रोक लगा दी कि साहब नहीं होगी। लेकिन पूरी तरह से देश में जो रोक लगाई गई वो लगाई गई लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा। ठीक है, संपूर्ण भारत में इन्होंने रोक लगा दी। 1844 से 48 के मध्य इनका शासनकाल रहा। ठीक है, तो कन्या हत्या या शिशुवध पर लॉर्ड हार्डिंग ने संपूर्ण जो है भारत पर रोक लगाई थी, और विलियम बेंटिक ने सती प्रथा में संपूर्ण भारत पर रोक लगा दी। एक और प्रथा थी दास प्रथा, आप जानते ही होंगे, दास बना लेना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी इन्होंने जो है राजनीति के ऊपर, उसमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया। मतलब ये है कि मौर्य समाज में भी दास हुआ करते थे, ऐसा
कौटिल्य लिखते हैं, कौटिल्य मतलब चाणक्य लिखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग बना रखा था जिसको हम लोग दीवाने बंदगान कहा जाता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था, उसने तो एक दासों का अलग विभाग बना रखा था और कहा जाता था कि दास, ये दास का विभाग ही अलग है और उसका एक नाम रख दिया उन्होंने दीवाने बंदगान। ठीक है, कोशिश की गई। तो देखो फिरोज शाह तुगलक ने ही ये काम किया था और दासों का विभाग अलग करके इसने ही रोक लगाई थी। मध्यकाल में मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगाई। किस पे? दासों पे, कि दास नहीं होने चाहिए। मतलब दास, देखो भारत में दास अलग तरह से थे और जबकि अमेरिका या और देशों में अलग थे। जैसे अमेरिका में नीग्रो, अमेरिका में अश्वेत लोग थे ना, उनको बहुत नीचे निम्न स्तर का समझा जाता था, दास की तरह समझा जाता था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका में केवल श्वेत आज़ाद हुए, अश्वेत आज़ाद नहीं हुए। जबकि जब लड़ाई हुई थी तब कहा गया था कि हाँ सब लोग आज़ादी में साथ दो, और आज़ादी में जब साथ दोगे तो आपको भी आज़ादी मिलेगी, हमें भी आज़ादी मिलेगी, सबको आज़ादी मिलेगी, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो। अश्वेत मतलब काले और श्वेत मतलब गोरे। तो लोगों ने साथ दिया लेकिन अश्वेतों को आज़ादी नहीं मिली। बहुत बेचारे लड़ते रहे और अश्वेतों के लिए कई जगह जो है कई लोग लड़े हैं। इसके पीछे कई उदाहरण भी आपको देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में भी अश्वेत लड़े हैं। तो और पहली बार बराक ओबामा अश्वेत राष्ट्रपति बने भी थे, पहली बार। ये बहुत बड़ी बात थी, वरना सब गोरे लोग बनते थे। तो कुल मिलाकर आज़ादी सबको नहीं मिलती, आज़ादी कुछ ही लोगों को मिलती है। आज़ादी में लड़ते सब हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आज़ादी में लड़ते सब हैं लेकिन मिलती कुछ ही लोगों को, सबको नहीं मिल पाती। जैसे ही आज़ादी के बाद भी दास रह जाते थे, अमेरिका में रह गए, वैसे ही यहाँ पर भी दास हुआ करते थे। लेकिन भारत में दास जो होते थे वो ऐसे थे, बंधुआ मजदूर, है ना, बंधुआ मजदूर, या फिर हमारे बंधुआ मतलब खानदानी मजदूर, के भैया तेरे बाप दादा ने करते रहे तो हम भी करेंगे, मतलब। और जो है काम करने वाले, छोटा मोटा काम करने वाले उस दरबार में, इस तरह के मजदूर हुआ करते थे, उनको दास कहा जाता था। ठीक है, 1562 में अकबर ने भी दास प्रथा पर रोक लगाई। अकबर ने कई अच्छे प्रयास किए, उसमें से एक ये था कि 1562 में अकबर ने भी दास प्रथा को रोका। अगर बात करें आधुनिक की, अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो 1789 में, एक एक पॉइंट याद रखना, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन मिलने के हैं। आप नोट करके लिख लें अपनी बुक में, नोट नहीं करते तो कम से कम 2 बार वीडियो को देख लें, कंप्लीट याद हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों का व्यापार बंद कर दिया था। कितने? 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है कि दासों के व्यापार पर रोक किसने लगाई थी। और 1843 का एक एक्ट था 5, उसके द्वारा गैर कानूनी कर दिया गया दास प्रथा को। ठीक है, गैर कानूनी कर दिया गया। अब अगर देखें जाए मौलिक अधिकार हम अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे भी इस चीज़ के लिए, बंधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ क्या थी, है ना, बहुत अच्छे समझेंगे आज क्या सजा है उसके अगर ऐसा किया जाता है तो। जैसे आप सोचते हो कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, कुछ इस तरह से क्या सजा होगी, किस तरह के प्रावधान है, मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। मैं इसके बाद कुछ टाइम बाद इसकी वीडियो लाने वाला भी है। ठीक है, हाँ, तो दास प्रथा पर क्या लगा दिया गया? 1843 में रोक लगा दी गई, कंप्लीट रोक यहाँ पर लगा दी गई, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, विधवा पुनर्विवाह, अगली जो कुरीति थी या कुप्रथा थी वो थी विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, सॉरी, विधवा, हाँ, विधवा का विवाह नहीं हुआ करता था तो विधवा पुनर्विवाह कराने के लिए एक प्रथा थी, चलाई गई। तो विधवा का कैसी स्थिति आप सब लोग जानते भी हैं। तो विधवा का दोबारा से विवाह हो जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, बहुत अच्छा प्रयास जो है, सबसे बढ़िया प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, सर्वाधिक योगदान करा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना भी होगा। 25 विधवाओं का विवाह कराया उन्होंने, और उनमें से एक उनके बेटे ने भी विधवा से ही विवाह किया। इकलौता बेटे थे बेचारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, अकेले बेटे, और उनका भी विवाह, उनके लड़के का भी विवाह किससे हुआ? विधवा से हुआ। अपने लड़के तक का विवाह उन्होंने विधवा से कराया। कहते हैं ना, शुरुआत आप खुद से करो तब लोग समझते हैं, तब लोग जुड़ेंगे। बोले साहब दूसरों को तो आदेश दे रहा, खुद तो कर नहीं रहा। ऐसा हुआ भी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था केशव चंद्र सेन, जब मैं आपको ब्रह्म समाज पढ़ा रहा था, तब उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं, एक एक्ट के तहत ये कहा था कि भाई बाल विवाह अपराध है। किसने? केशव चंद्र सेन ने। और अपनी ही बेटी का विवाह बिहार के राजकुमार से करा दिया, कूच के राजकुमार से। अपनी छोटी 12 साल की लड़की का विवाह करा दिया, जबकि वो खुद कहते रहे कि बाल विवाह खराब है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह पे रोक लगाओ। तो कहते हैं ना कि खुद से शुरुआत करें, और ऐसा शुरुआत खुद करके दिखाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बहुत महान व्यक्ति थे, आप जानते हैं, संसद के प्रोफेसर रहे बहुत बड़े,
बंगाली थे। और बंगाली जो होते हैं वो बंगाली और गुजराती, मैंने कहा भी है, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल मैं बता भी चुका हूँ, फिर कभी बताऊँगा जब आगे पढ़ाऊँगा, मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा और ज़्यादा। हाँ चलो और देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैं बात बताऊँ तो संसद के प्रोफेसर थे, ठीक है, और काफ़ी ज्ञानी आदमी थे। और इनको जो है एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि कहा था कि इतने बंगालियों में केवल एक ही इंसान था, वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इन्होंने कहा था। तो बहुत महान व्यक्ति रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में कई चीज़ें हैं। एक इनके बारे में कहानी भी है कि जो एक बार अपने कॉलेज की स्थापना के लिए चंदा मांगने गए नवाब के पास, बंगाल के नवाब, बंगाल में नवाब हुआ करते थे, उनके पास चंदा मांगने गए। तो कहते हैं कि वो बड़ा क्रूर किस्म का नवाब था, बहुत दयालु नहीं था, निर्दयी था। तो उसके पास लेने गए तो उसने, जब वो चंदा लेने गए तो उनके थैले में अपना जूता उतार के दे दिया। और चाहते ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो जवाब दे सकते थे, ज्ञानी आदमी थे, ज्ञानी आदमी से पंखा लेना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा उस जूते को ले लिया और जूते को अगले दिन उसी जूते के साथ, नवाब का जूता है, नीलामी लगा दी उसी नवाब के महल के सामने। और मज़े की बात तो है कि वो जूता 1000 रुपये में बिका उस टाइम पे। और 1000 में पता किसने खरीदा? खुद उस नवाब ने। खुश हो गए साहब कि मेरे जूते की इतनी वैल्यू है, लोग खरीदने को आ गए थे। तो ये होता है माइंड से 1000 रुपये दान में ले लिए उसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केवल दिमाग से। पैसे जूता मिल रहा था, कहते हैं। तो चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से देखा जाए तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह के लिए भी बहुत कुछ काम किया और विधवा पुनर्विवाह के लिए किया। मैंने कहा अपने लड़के तक की शादी कर दी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया है। किसके टाइम पे साहब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया? विधवा विवाह को वैध मान लिया कि साहब विधवा विवाह कर सकती हैं, दोबारा से पुनर्विवाह कर सकती हैं। एक व्यक्ति और रहे अगर देखा जाए तो विधवा के पुनर्विवाह में योगदान जिनका है वो हैं D.K. कर्वे। कौन? D.K. कर्वे, याद रखना, D.K. कर्वे, ठीक है। ये फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे और इन्होंने खुद ने एक विधवा से शादी करी। इन्होंने भी विधवा से शादी करी, तब दिखाया लोगों को मैं कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है मैं सिर्फ उपदेश दे रहा हूँ, मैं काम करके भी दिखाऊंगा। और उन्होंने खुद शादी की और लोग फिर इनसे जुड़े भी, और बहुत बड़ा योगदान इनका विधवा विवाह में रहा। इसलिए 1893 में इन्होंने विधवा विवाह मंडली की स्थापना की, 1893 में, और 1899 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसी योगदान के लिए इन साहब को 1955 में पद्म विभूषण मिला और 1958 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। D.K. कर्वे, याद रखना है, विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष योगदान देने वाले ईश्वर चंद्र के अलावा, ठीक है। और पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिला, तो सोचे आप कितना बड़ा योगदान रहा होगा इनका। चलिएगा एक अंतिम देखते हैं, बाल विवाह। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट है। 3 तरह के अधिनियम बाल विवाह के लिए लाए गए। एक तो 1872 का एक सिविल मैरिज एक्ट था, उसमें कहा गया कि लड़की की उम्र 14-18 का मतलब यहाँ पर है कि लड़की की उम्र 14 होनी चाहिए, लड़के की 18, ठीक है। सबसे पहला ये जो है रहा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत ये करेगा कि जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, वो इस बात को नहीं मानते थे। छोटे छोटे लोगों ने तो माना, लेकिन बड़े बड़े जो है अपने आप को धर्म का संस्थापक मानते थे, वो लोग नहीं मानते थे। बोले साहब मेरे लिए थोड़ी ना, इन लोगों के लिए है ये सब। तो अपने बच्चों के विवाह बाल विवाह भी कर दिया करते थे, इसलिए बहुत प्रभावी तो नहीं हो पाया है। इसलिए जब प्रभावी नहीं हो पाया तो दूसरा बना 1891 में दूसरा अधिनियम। उसमें कहा गया कि 12 वर्ष की लड़की की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। 18 साल का लड़का तो 12 साल की लड़की होनी चाहिए। यहाँ 14 साल की उम्र लड़की थी और यहाँ 12 साल की, और 2 कम कर दी। इससे बाल गंगाधर तिलक बहुत नाराज हो गए और बाल गंगाधर तिलक ने इसका जमकर विरोध भी किया, ठीक है। इनके जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वो पूरी कहानी क्या थी। और लॉर्ड डार्विन के समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा अधिनियम जो है, तीसरी बार जो अधिनियम बना वो लॉर्ड डार्विन के समय बना, और इसको शारदा अधिनियम कहते हैं। या और हमने सुना भी होगा शारदा अधिनियम, पूछा भी जाता क्वेश्चन। और इसमें जो एज थी, कब बना था? 1929 में, ठीक है। लॉर्ड डार्विन के समय 1929 में शारदा अधिनियम बना, ठीक है। तो उस समय जो एज रखी गई थी कि 14 वर्ष की लड़की और 18 साल का लड़का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, कई बार पूछा गया है। शारदा अधिनियम के तहत लड़की की उम्र क्या थी? 14, लड़के की उम्र क्या थी? 18 वर्ष, ठीक है, जो पहले यहाँ थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक आंदोलन थे, जिसमें आपका सती प्रथा, जिसमें आपका
कन्या हत्या जिसमें दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ये सारी चीज़ें थी। अब ये 19वीं सदी का धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नोट कर लेना, सारे अच्छे फैक्ट हैं। और कल एक बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस, कैसे कांग्रेस बनी, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, और कैसे कैसे गरम दल नरम दल बने, और कैसे कैसे भगत सिंह क्रांति में आए, कैसे चंद्रशेखर क्रांति में आए, कैसे लाला लाजपत राय, पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। अब बहुत शानदार हिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, और कल से बड़ी शानदार हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। ठीक है, धन्यवाद।